हेलो स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्लास में हम लोग देखे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था। 2 पॉइंट चार्ज था, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे, एक माइनस क्यू था, प्लस क्यू था। ये जितना नेगेटिव उतना ही है पॉजिटिव, और कुछ दूरी पे रखा हुआ। तो 2 पॉइंट चार्ज को ऐसे रखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और इसका दूरी सेंटर ओ लिए थे, और दूरी यहाँ पे ए और ए 2a लिए थे। एनसीईआरटी में ए से डिनोट किया, तो एनसीईआरटी की तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2a हो गया आपका इन दोनों के बीच का दूरी बताए थे, और एक डाइपोल मोमेंट बताए थे माइनस क्यू से प्लस क्यू, छोटा p, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था उसको याद करवाए थे क्यू डी क्या बोले थे, दोनों के बीच का दूरी, जो कि कितना है 2a, Q इंटू 2a। एक बात तो ये पढ़े थे। दूसरा बताए थे कि डाइपोल का जो एक्सिस होता है, याद है ना, एक्सियल एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल एक्सिस। अब इस पे माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब यहां पे एक पॉइंट P लिए थे, एक्सियल पॉइंट। सेंटर से कितना दूरी पे लिए थे, R। लास्ट क्लास में सेंटर से R दूरी पे लिए थे। और यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था शॉर्ट डाइपोल के लिए, बोलिएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए आपका E एक्सियल आया था 2kp, के कूलम कांस्टेंट, 2kp बाई R क्यूब। एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 2kp बाई R क्यूब होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मोमेंट, जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू है, डाइपोल मोमेंट उसी के डायरेक्शन के अलोंग होता है। मतलब कि उसी लाइन पे जिधर डाइपोल मोमेंट होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका उधर ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद रखना चाहिए ये बात। अब बताए थे कि ये इक्वेटोरियल लाइन है। अब आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट और ब्रॉड ऑन पॉइंट। तो इक्वेटोरियल जो पॉइंट है ये सब, ये पूरा इक्वेटोरियल पॉइंट को ब्रॉड ऑन पॉइंट भी कहते हैं। तो आज का मुद्दा आप समझ गए होंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड ऑन पॉइंट पे। तो बहुत आसान, आइए देखते हैं। यहां पे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले फिर से डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये सेंटर, और ये दूरी आप लोग जान रहे हैं ए 2a, ए और ए। तो ए याद है ना, सेंटर से ऐसे माना हुआ था। अब हम लोग को इक्वेटोरियल लाइन पे यहां पे मान लेते हैं पॉइंट है P। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बार बार बोल रहे हैं कि पॉइंट P कैपिटल से लिखते हैं, और ये जो डाइपोल मोमेंट है जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू था उसको स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। स्मॉल p वेक्टर क्वांटिटी या पॉइंट P। अब कितना दूरी भाई माने थे R। अब ये देखिए R दूरी पे, सेंटर से R दूरी पे P पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो फिर से वही तरीका, बहुत आसान। P पे आप क्या रख दीजिए, +1 कूलम का चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिए, बताए थे ना। अब इसको ज्वाइन कीजिए। चलिए, अब ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। ये देखिए, पहले आप कर लीजिएगा इस चीज को, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम ठीक से बनाइएगा। देखिए एक पैरेललोग्राम टाइप दिखेगा, ताकि वेक्टर जो है ना सब अच्छा से है। पहले अच्छा से देख लीजिए, इसको ऐसे बनाइएगा। मतलब इसको क्या किया, यहाँ इसको बढ़ाएं और फिर इसके नीचे यहाँ तक लाएं। ई पॉइंट देखिए, फिर ऐसे मिला लीजिएगा। पहले ही ऐसे कर लीजिएगा ताकि डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन बने। अब आप हमको बताइए, ये पॉजिटिव P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे क्या रखे माने में +1। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इधर आया ऐसे, तो E आया E1। और मान के चल रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर सारा बच्चा जो अभी वीडियो लेक्चर देख रहा है कर लिया होगा। E नहीं उड़ के यहीं पे आ जाइएगा सीधे, यही अब पीछे का देखे में मत कीजिएगा। तो यहाँ पे इस चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जल्दी से बोलिए क्या, E2। तो बताइए P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, 2। एक आपका हो गया प्लस क्यू के कारण E1 और एक माइनस क्यू के कारण E2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, एंगल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है
तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ हम नाम दे देते हैं ए और यहाँ नाम दे देते हैं बी। कितना बच्चा देख रहा है कि जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो ए बी है, ये +1 मिटाओ, या जो ए पी है या बी पी है, दोनों का लेंथ सेम ही ना होगा, साफ तो दिख रहा है। तो यहाँ पे बताइए ये ए है और ये आर है, तो ये जो हाइपोटेनस है ये आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैथ्स का बात हो गया। अब आइए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और याद रखिएगा, जैसे जैसे हम बना रहे कॉपी में नोट करते जाइएगा, उसी समय जैसे जैसे समझा रहे नोट करिएगा, तो रिकॉल होते जाएगा, अच्छा समझ में आते जाएगा। अब ये थीटा ये भी थीटा हो गया। अब चलिए कंपोनेंट तोड़ेंगे। अब E1 का 2 कंपोनेंट और E2 का 2 कंपोनेंट तोड़ देंगे। थीटा के साइड कॉस थीटा, थीटा के दूसरे साइड साइन थीटा। तो E1 का थीटा के साइड E1 कॉस थीटा का तीर, और थीटा के दूसरे साइड बहुत आसान है, E1 साइन थीटा। E2 का 2 कंपोनेंट, थीटा के साइड कंपोनेंट E2 का E2 कॉस थीटा, दूसरे साइड, यार नीचे लिख दो भाई, E2 साइन थीटा। ठीक है, ये एकदम अच्छा से डायग्राम को देख लीजिए, कोई टफ डायग्राम नहीं है, मेरी तरह एकदम अच्छा से डायग्राम को बनाइए। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, डायग्राम को ठीक से बनाइए। अब हम एक बात बताइए आप हमको, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पूरा लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +q एंड -q आर। चलिए बोलिए, एक पॉइंट चार्ज q r दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है? तो क्या बताए थे, 2-3 क्लास से बता रहे, KQ/r²। यही अगर x दूरी रहता तो KQ/x², y दूरी KQ/y²। तो ई फॉर्मूला आपको पता है, याद है? तो चलिए बताइए, ये +q यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा हो, तो KQ दूरी BP का स्क्वायर। अब KQ को छोड़िए, अब BP का स्क्वायर करिएगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, बहुत इजी। चलिए दूसरा E2, चलिए E2 बोलिए KQ। अब ये कितना यहाँ मैग्नीट्यूड पैदा कर रहा है, फिर से माइनस मत रख देना, बार बार बोलते रोज कि मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं कि कितना वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन तो माइनस से डायरेक्शन तो पता चल ही गया है। तो KQ दूरी, तो दूरी AP का स्क्वायर। ठीक है, अब KQ को छोड़ो, अब AP और BP सेम है, तो फिर से स्क्वायर तो खत्म, A² + B² एंड R इक्वल। चलिए कितना बच्चा ही नहीं समझ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +q एंड -qr, E1 का वैल्यू एंड E2 का वैल्यू एंड R इक्वल। एंड R इक्वल माने E1 का जो वैल्यू है और E2 का जो वैल्यू है, दोनों बराबर है ना, है। तो जब दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, क्योंकि चार्ज भी सेम था, दूरी भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड में जैसे E अगर 10 पैदा किया तो E भी तो 10 पैदा किया। तो ध्यान से समझिए, E1 E2 का जब मैग्नीट्यूड सेम है तो अलर्ट रहिए। कितना बच्चा समझ गया, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कैंसिल हो गया, अपोजिट ना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों जो कंपोनेंट है दोनों एक के दिशा में आ रहा है, E1 cos थीटा E2 साइन थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये तो समझ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोले, सेकंड पॉइंट बोले कि द वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा कैंसल आउट। ठीक है, ये भी आप सेकंड लाइन समझिए। थर्ड लाइन क्या समझना है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज, चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वेटोरियल लिख देते हैं, EQU इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बोलिए P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये दोनों को ऐड क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो E1 cos थीटा
प्लस E2 कॉस थीटा, सिंपल है। और ई दोनों को, क्योंकि E1 E2 सेम है, इक्वल, तो हम इसी को दो बार ऐसे लिख सकते हैं, 2E1 कॉस थीटा। अब 2 को छोड़िए, E1 का वैल्यू बताइए, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब चलिए 2 हो गया, E1 का भी वैल्यू रख दिया, 2 भी रख दिए, कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया ए, हाइपोटेनस हो गया AP, तो कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को यहां से लिख दें तो लिख सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, रूट को पावर में 1/2 लिख सकते हैं ना। अच्छा से देख लीजिए, अब यहां पे आगे ई इक्वेटोरियल Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट, तो K को छोड़ दीजिए, Q इंटू 2A को P लिख सकते हैं, छोटा p, Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो K हो गया कूलम कांस्टेंट, Q इंटू 2A भी यूज हो गया। अब इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, अब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो 1 और आधा 1.5, 3/2, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, सिंपल, खत्म, खत्म हो गया। कितना मतलब इजी, 3 पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट, फिर वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों ऐड होके मिल गया, मतलब 3 पॉइंट था, बहुत इजी। अब एक बताए होंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल, 3 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट का जो दोनों करवाए हैं प्रीवियस क्लास, आज करा रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से हम देखिए। अब फॉर शॉर्ट डाइपोल, चलिए शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या बताए थे, आर बहुत बहुत बड़ा हो किससे, ए से। इसका मतलब कि अगर पॉइंट पी भागते 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 एकदम ऊपर चल जाए, मतलब कि जो आर है बहुत दूर चल जाए, बहुत बड़ा हो जाए किससे, ए से, तो बताए थे कि ए को इग्नोर कर दो। ए को अगर इग्नोर करोगे, जीरो मान लोगे, नेग्लिजिबल, तो ध्यान से देखो E2 कट जाएगा ऊपर नीचे, आर क्यूब हो जाएगा। तो जो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए आ जाएगा, के पी बाई आर क्यूब। बहुत अच्छा। के सब जानता है कूलम कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब, ऐसे ही याद करो ना, के पी बाई आर क्यूब। अब सोचो एक्सियल पॉइंट पे क्या आया, 2kp बाई आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे क्या आया, kp बाई आर क्यूब। तो अगर न्यूमेरिकल में पूछ ले कि रेशियो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, तो क्या होगा आंसर, बोलो रेशियो, 2:1, 2kp बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई kp बाई आर क्यूब। पिछले दिन क्या आया था, 2kp बाई आर क्यूब, आज क्या आया, kp बाई आर क्यूब, तो रेशियो 2:1 ही ना होगा सेम डिस्टेंस के लिए। तो ई हो गया, बहुत सिंपल। इसको पहले एकदम आराम से तीनों बात को इसको अच्छा से नोट करो, फिर हम बताते हैं इंपॉर्टेंट, पॉज करके अच्छा से नोट करो पहले। अब देखो इसमें एक बात हमको बताओ, नोट में, तुम नोट में हमको एक बात बताओ, ठीक है, नोट में वो बहुत इंपॉर्टेंट तुम हमको बात बताओ। कितना बच्चा समझ गया कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है -q से +q, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पाया वो ऐसे आया, इधर आया, तो एंटी पैरेलल आया। लास्ट क्लास में जब एक्सियल का बात कर रहे थे तो डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था, लेकिन आज तो अपोजिट हो गया ना। मतलब कितना बच्चा देख लिया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, अब डाइपोल मोमेंट तो -q से +q, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट इज डैश। चलो बताओ क्या बोलोगे, 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री, क्योंकि यहां पे डाइपोल मोमेंट इधर है
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा साइड में है, तो जब उल्टा साइड में है तो आपका एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो लास्ट क्लास में याद करो 0 डिग्री था एक्सियल पॉइंट के लिए डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आज कितना है 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको अच्छा से नोट करिए एक बार। अब स्टूडेंट्स देखते हैं फोर्स, डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। तो आप भी बताएं, नेट फोर्स ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मतलब क्या हुआ भाई कि चलिए आप बताइएगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताए थे, हर जगह वैल्यू क्या होगा सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, मतलब कि हर जगह वैल्यू सेम और डायरेक्शन भी सेम। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल रखते हैं, बहुत इजी। चलिए -q + q, डाइपोल को रख दिया और हट गया मान लीजिए। अब आप बताइए उस पर टोटल फोर्स कितना लगा होगा। एकदम आप सही सोच रहे हैं, 0। ये चलेगा ही नहीं, वहीं के वहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में, F = QE, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, F = QE, माइनस से डायरेक्शन हो गया। तो अब कॉमन सेंस से पॉजिटिव चार्ज पे F = QE इधर और नेगेटिव पे F = QE इधर, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, और E स्टेशनरी रह जाएगा, स्टैटिक रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पूछे कि नेट फोर्स आप बताइए, तो नेट फोर्स कॉमन सेंस है कि साफ दिख रहा है कि हम लोग का QE - QE, जैसे कि ये वही तरह का बात हो गया कि 5 न्यूटन इधर लग रहा है, अब 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 5 इधर तो कैंसिल ना हो गया, नेट फोर्स तो 0 हो गया। तो नेट फोर्स आपका यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था कि 0 हो गया, सिंपल। तो अगर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग डाइपोल को रखते हैं तो कॉमन सेंस है उस पर नेट फोर्स क्या लगता है, 0। अब नेक्स्ट इसी में हम लोग पूछे अगर नेट फोर्स ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आएगा मजा, यह यूनिफॉर्म था और इस एनसीईआरटी के टॉपिक पे, इस पे मजा आएगा क्योंकि इस पे एनसीईआरटी का सवाल है, इस पे एनसीईआरटी का एडिशनल प्रॉब्लम है। अब देखिएगा एडिशनल एक्सरसाइज में 1.27 में अभी बताएंगे ये सवाल, अब ये सवाल बताएंगे, मजा आएगा। एनसीईआरटी का एडिशनल में है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। अब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का मतलब ना कि उसको हम ऐसे बनाते हैं, देखिए अब यूनिफॉर्म में क्या बनाते थे हम, पैरेलल बनाते थे, अब इसमें थोड़ा ऐसे बना रहे हैं। ये देखिए, अब ये आप यहाँ पे देखिएगा दूरी, यहाँ पैरेलल बनाए थे तो यूनिफॉर्म था, हर जगह वैल्यू और डायरेक्शन सेम। लेकिन इसमें आपको हम बाद में पढ़ाएंगे जल्दी ही कि अगर मैं एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाऊं, एक जगह ऐसे बनाऊं, अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे मान ले ए और बी कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ये प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस का, ये जल्दी ही होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद एक बड़ा मस्त वीडियो आएगा। जहां फील्ड लाइन क्लोज हो वहां फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, और जहां दूरी बढ़ता है फील्ड का वहां वैल्यू कम हो जाता है। तो सिंपल सा बात है। तो अभी यहाँ पे जब हम ऐसे बना रहे हैं थोड़ा, मतलब हम दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं फील्ड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख है, तो हो सकता है कि थोड़ा आगे बढ़े, 1 मीटर आगे बढ़े तो 2 लाख हो गया, फिर 1 मीटर आगे बढ़े 3 लाख, फिर 1 मीटर 4 लाख। इसका मतलब कि जैसे जैसे प्रत्येक 1 मीटर आगे यूनिट डिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं
वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दर से बढ़ रहा है। ठीक है, अब जैसे एनसीईआरटी के इस न्यूमेरिकल में बोलेगा कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है 10 टू द पावर -7 कूलम मीटर, एनसीईआरटी का प्रश्न है, और एक फील्ड में रख दिया गया डी बाई डी जेड। देखिए कैसे लिखा है, एक ऐसा फील्ड में रख दिया गया जिसका वैल्यू लगातार बढ़ते जा रहा है 1,00,000 के दर से, 1,00,000 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। इसका मतलब कि याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था न्यूटन पर कूलम, तो एन एफ लिख दिया न्यूटन पर कूलम। अब पर मीटर की हर 1 मीटर आगे बढ़िएगा तो 1,00,000 10 के पावर 5 1,00,000 के रफ्तार से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। अब आप बताइए, पहले खुद सोचिए, इस समय जब हम डाइपोल को रखें तो हट गए तो डाइपोल वहीं के वहीं रह गया, स्थिर रह गया, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर कैंसिल। लेकिन इसमें अगर हम डाइपोल को रख के छोड़े तो डाइपोल चलने लगेगा। अब नेट फोर्स होगा आगे की ओर। तो आइए इसको देखते हैं, मजा बहुत मजा आ रहा है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन को अभी हम भी एनसीईआरटी की तरह जेड डायरेक्शन, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स डायरेक्शन मान ले, वाई डायरेक्शन मान ले, हम मान लेते हैं यही डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है। अरे मानने में क्या जा रहा है यार। ठीक है, और एक शॉर्ट डाइपोल को हम रख दिए। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल को रखना, एक्सटर्नल डाइपोल यहाँ पे शॉर्ट है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो शॉर्ट डाइपोल को रख दिए -q और +q, और डाइपोल का साइज अभी मान लिया डेल्टा जेड, क्योंकि जेड डायरेक्शन माने हैं तो इसका जो दूरी है डाइपोल साइज उसको डेल्टा जेड मान सकते हैं। मानने में क्या जा रहा है, मान ली। अब चलिए बताइए आप क्या होगा, प्रश्न को पहले समझे फिर न्यूमेरिकल बनाए एनसीईआरटी का। अब बताइए, पॉजिटिव चार्ज लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, अब तो रटाया गया होगा दोस्त। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसको लिख सकते हैं इधर F बराबर QE, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे F बराबर QE नहीं लिख सकते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E था, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म था उस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म था। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर यहाँ E है तो यहाँ पे E प्लस डेल्टा E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बढ़ गया होगा छोटा सा डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे Q E प्लस डेल्टा E। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस डेल्टा E। थोड़ा सा आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। तो अगर मैं पूछूं कि नेट फोर्स बताओ जी बेटू, तो इधर वही वाला बात हो गया कि अगर मैं बोलूं इधर का फोर्स हो गया 7 न्यूटन, इधर का फोर्स हो गया 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स उधर की ओर होगा 2 न्यूटन, 7 - 5 2 न्यूटन, और उधर की ओर चलने लगेगा ब्लॉक। ऐसा ही ना होता है। तो इधर वाला आपका हो गया F1 - F2। ठीक है, मॉड लगाए थे। तो चलिए F1 का वैल्यू कितना हो गया, QE प्लस डेल्टा E, और F2 का वैल्यू QE कितना बचा, देखा ब्रैकेट तोड़ेंगे QE कट जाएगा और Q डेल्टा E बच जाएगा। Q डेल्टा E बच गया आपका नेट फोर्स। अब खुद से हम डेल्टा जेड, थोड़ा इसको दूर करो, तो खुद से अगर नीचे डेल्टा जेड लगा दें तो ऊपर भी लगा सकते हैं, ऐसे भी डेल्टा जेड कट जाएगा, यही चीज आ जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब बताइए, चार्ज इनटू सेपरेशन, मॉड्यूलस ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन क्या था, डाइपोल मोमेंट था ना, छोटा p डाइपोल मोमेंट, DE बाई, पहले डेल्टा लिखो यार, ये लोग नहीं समझेगा, डेल्टा E बाई डेल्टा जेड। ये डाइपोल मोमेंट हो गया E अपने। अब कितना बार बोले हैं, इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, DE बाई DZ। अब जो रेशियो, जो अनुपात हजारों बार बताए हैं, बड़ा चेंज के लिए सत्य होता है, वो छोटा चेंज के लिए भी सत्य होता है। जैसे ओम्स लॉ पढ़ा, अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर IR, तो R बराबर V बाई I, R है कांस्टेंट। तो इसी ओम्स लॉ को अगर हम ऐसे लिख दें डेल्टा V बाई डेल्टा I, तो बात वही है मूर्ख। इसी ओम्स लॉ को हम ऐसे लिख दें dV बाई DI, तो बात तो वही है दोस्त। तो कॉमन सेंस से जो रेशियो, अनुपात बड़ा चेंज के लिए सत्य है वो छोटा के लिए भी सत्य है, ये हम बात बताए हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर स्मॉल चेंज। तो आइए, कितना हम लोग का फॉर्मूला गया, नेट
फोर्स का फॉर्मूला क्या, पी डी बाई डी जेड, कितना बच्चा से वो सवाल बन गया, खत्म, कुछ है ही नहीं। मतलब कि नेट फोर्स पी, एनसीईआरटी का सवाल तुरंत बन गया, लेकिन पहले से कॉन्सेप्ट आना चाहिए था। पी कितना हुआ 10 टू दी पावर -7, और डी बाई डी जेड कितना 10 टू दी पावर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले ही समझा दिए। अब 10 टू दी पावर -2, फोर्स का यूनिट बोलो जी न्यूटन, तो 10 टू दी पावर -2 न्यूटन आ गया। तो इस केस में डाइपोल नहीं चलेगा, नेट फोर्स 0, लेकिन इसमें डाइपोल आगे की ओर ट्रांसलेटरी मोशन में बढ़ने लगेगा। तो ये हो गया कि क्या होगा डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। दो केस हम लोग का सिलेबस बताया कि यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, और उसका सवाल भी आपको समझ में आ रहा होगा। सही है, मजा आ रहा है? तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट एक क्लास और आएगा जिसमें डाइपोल का एनालिसिस हम लोग करेंगे। टॉर्क डाइपोल पे क्या होगा, वर्क, और उसके बाद आपका एनर्जी। तो एक वीडियो और डाइपोल पे होगा, उसके बाद एक वीडियो डाइपोल के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक वीडियो होगा, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो याद रखिएगा, घबराना नहीं है। फर्स्ट चैप्टर बड़ा है, जैसे देखिए थोड़ा सा बात आप करते हैं, जैसे टोटल 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स में 6 ही चैप्टर बड़ा है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 इसमें टाइम लगता ही है, ये बड़ा चैप्टर है। फिर सीधे इसके बाद फिर 5 6 7 8 छोटा छोटा चैप्टर है। फिर रे ऑप्टिक्स जो आएगा, रे ऑप्टिक्स, वो आपका एक बड़ा चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स। तो 1 2 3 4 और 9, अब थोड़ा बहुत 10 बोल सकते हैं, लेकिन वो भी छोटे ही चैप्टर है। तो ये 5 चैप्टर जो है ना, थोड़ा बड़ा चैप्टर है 12th में। अब बाकी तो ऐसा बाद में इतना छोटा छोटा भी चैप्टर है, जैसे एटम, नामे से छोटा लग रहा होगा, न्यूक्लियस और छोटा लग रहा होगा। तो एटम, न्यूक्लियस, एटम हो गया आपका चैप्टर 12, न्यूक्लियस हो गया आपका चैप्टर 13, सेमीकंडक्टर भी छोटा है। तो बहुत छोटा छोटा भी चैप्टर है जो कुछ क्लास में होगा। तो इसीलिए ये मत समझिएगा कि सब चैप्टर सर इतने बड़ा रहेगा। तो 1 2 3 4 और 9 यही चैप्टर आपका थोड़ा ज्यादा टॉपिक है इसमें, तो आराम से इसको पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस ऐसे भी हमको खत्म करना है बहुत अच्छा से। अभी आप सीखने पे बस प्रयास करें, लिखें, जो हम जिस दिन सिखाए, लिखने के बाद अपने आत्मा से सवाल करें कि मैं सीखा कि नहीं सीखा। सारा वीडियोस को, कॉपी को देखें, रिकॉल करें, सारा चीज को टिक लगाएं, और अभी अपने ब्रेन में सारा बात को सीक्वेंस वाइज बैठाएं जो सिखा रहा हूं। ठीक है, टेक केयर, थैंक्स, सी